पाओगे, ये किताबें तुम्हारे ऊपर बोझ बनती चली जाएंगी। जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो भी तुमने बड़े बड़े टाइम टेबल बनाए हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेंगे। जिस दिन तुम खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन देखना क्या चमत्कार होते हैं। उसी दिन देखना क्या बदलाव होते हैं। उसी दिन देखना कि संसार को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाता है। उसी दिन देखना कि तुम दलदल में भी खड़े हो, चाहे वो गरीबी का दलदल हो, चाहे लोगों के तानों का दलदल हो, चाहे एक लड़की हो जिसको पैट्रियार्की समाज पूरी तरह से रोक रहा है, उस दलदल से भी तुम निकलने का रास्ता ढूंढ लो। स्व को पहचानो और स्वाध्याय की तरफ बढ़ जाओ। कोच वो होता है जो तुम्हारे अंदर का बेस्ट निकालकर बाहर लेकर आता है। कोच वो होता है जिसका तुम्हारे साथ जुड़ाव हो जाता है। जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है। शिक्षक का कार्य है शिक्षा दे देना। तुमने किस परिस्थिति में उसको ग्रहण किया नहीं किया, इससे मतलब नहीं होता है कई बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज क्लियर है आप सभी दोस्तों को? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताएं। वेलकम टू द क्लास। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। और रांची सेंटर पे भी हमने जब वहाँ उद्घाटन अपना किया, जैसा कि आपको पता है कि अब ओजांग आईएएस एकेडमी रांची में भी है, झारखंड में। और वहाँ मैं जब बच्चों से मिला तो ज़्यादातर बच्चे अंडर ग्रेजुएट थे, और उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे यूपीएससी की तैयारी करें और स्ट्रेटजी के साथ चलें। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को आप समझते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले जो चीज हम समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगता ही लगता है। ये एग्जाम बहुत कंप्रिहेंसिव है। क्यों है, इसके बारे में आपसे भी मैं बात करूंगा। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो होता है ग्रेजुएशन के साथ आपका समय। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। रेडी हैं आप सभी दोस्त? और अगर हमारे बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर ओजांग आईएएस एकेडमी के कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। सभी के सभी लोग मुझे मैसेज करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और क्या आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक से आप क्या चीज निकाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। रेडी? पेन और पेपर आपके साथ होना चाहिए। 8 स्टेप जो मैं बताऊंगा, वो 8 स्टेप आपकी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। रेडी? सभी लोग मुझे कमेंट करें, बड़ी संख्या में कमेंट करें कि हम तैयार हैं, ताकि मैं अगले स्टेप में इंटर कर सकूं। यस, वंडरफुल, सभी लोग। और एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझते जाएं। सॉल्यूशन मैं आपको देता जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
और शुरुआत करते हैं उस हौसले से जिस हौसले का नाम जिंदगी है। और कहते हैं कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, बड़ी ध्यान से इस लाइन को लिख लेना आज, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। ये जिंदगी जो है ना, जुनून का नाम है, ये जिंदगी हौसलों का नाम है। और जब भी कोई काम करो, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो हद पार करो, मतलब अपने आप को निचोड़ दो, अपने आप को झोंक दो। जो ये कहते हो सर 8 घंटा कैसे पढ़े, 10 घंटा कैसे पढ़े, मैं हर समय पढ़ूंगा, मैं उस हद तक जाऊंगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। मेरी आज ये बात याद रख लेना कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। बेमन से तुम कभी भी कोई एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, मेरी इस बात को ध्यान रखना। जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। एक खिलाड़ी सालों साल एक प्रयास करता रहता है, एक चीज वो करता रहता है, तभी वो महारत हासिल होती है। अगर कोई तबला बजा रहा है तो वो रात दिन रियाज करता है, रात दिन रियाज करता है, तब जाकर उसमें वो आगे पहुंच पाता है। तो याद रखना कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जुनून पागलपन चाहिए, वो काम किसी काम का नहीं है। इसी फलसफे के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं। बोलो अब मुझे वादा करो मुझसे कि हां हम इसी फलसफे के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, इसी फलसफे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने आप को पूरी तरह से झोंक देंगे यूपीएससी के लिए। और झोंक दो, जहां पहुंचना चाहते हो वहां बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या आप तैयारी कर रहे हो, ये 8 स्टेप आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जिस भी चीज से लड़ने जा रहे हो, नियम नंबर 1, हमेशा अपने दुश्मन के बारे में जानो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब वो मगध के साथ लड़ने जा रहे थे, चंद्रगुप्त को उन्होंने राजा बनाने का जो है सपना देखा, तो उन्होंने सबसे पहले नंद वंश की कमजोरियों के बारे में पता किया। वो गए मगध में और मगध में जाकर वो गुप्त रूप से रहने लगे। गुप्त रूप से रह के उन्होंने शासन के अंदर होने वाली जो कमियां थी उसके बारे में पता किया, कैसे वो अत्याचार कर रहा है, और उन्होंने वहां के अत्याचार जो उस नंद वंश के खिलाफ जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी ताकत बनाई। नहीं तो इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कभी भी मगध की सेना से लड़ने योग्य नहीं थी। उस समय मगध की सेना इस धरती की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। अगर सीधी सीधी टक्कर होती तो कुछ ही मिनटों के अंदर चंद्रगुप्त की सेना को रौंद दिया जाता, लेकिन वो आचार्य चाणक्य थे, ये उनके अंदर की लगन थी, ये उनके अंदर की एक ताकत थी। उन्हें अखंड भारत बनाना था, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बिठाना था, और उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ट्रिक से किया। तो याद रखना, आपको दिखाई पड़ रहा है कि आईएएस का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी इस एग्जाम को लेता है, देश के सबसे बड़े टैलेंट को अपने साथ लेकर जाता है। देश में आईएएस का इतना सम्मान है, किसी का भी बच्चा, लड़का या लड़की अगर आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पूरा समाज उसको अलग नजरिए से देखता है, रातों रात वो हाईलाइट हो जाता है। हां या ना मुझे बताओ, मंत्री, नेता, विधायक, सब कोई उसके दरवाजे पर जाता है, अरे भाई आपका बच्चा या आपकी बच्ची आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए, रातों रात आप सेलिब्रिटी हो जाते हो। इस एग्जाम का महत्व इतना ज्यादा है। लेकिन युद्ध का जो है नियम कहता है, वो ये कहता है कि यूपीएससी वास्तव में क्या है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। यानी पहला चीज, जिस शत्रु से लड़ने जा रहे हो उस शत्रु के बारे में जानकारी ले लो। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश के इस एलीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और इसका जो पर्पस होता है वो देश के बेहतरीन ऑफिसर्स को लेकर आना। क्यों? जो सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लेकर आ सके, जो चैलेंजेस को डील कर सके। तो वो एक ऐसे करिकुलम को बनाता है, वो एक ऐसे जो है वो किले को बनाता है जो आपका बेसिक पर्पस ये पूरा करता है कि जो इस एग्जाम की योग्य हो, जो दबाव को झेल सके, क्विक डिसीजन ले सके, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, जिसके अंदर जो है वो एथिक्स हो, करुणा हो, दया हो, जो लोगों की मदद कर सके, सरकार की योजनाओं को बिना पक्षपात के, बिना धार्मिक जातीय पक्षपात के हर अंत्योदय तक उसको पहुंचा सके, वहां पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। इन सब गुणों को वो इस एग्जाम के माध्यम से चेक करने का प्रयास करता है। और ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से इसकी लीजेसी बनी हुई है। जो उस समय भी प्रशासन के टॉप मोस्ट ब्रेन थे, वो भारतीय सिविल सेवा से ही आया करते थे। तो आप इस देश के टॉप ब्रेन्स में से एक हो।
द सीएससी इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी टू रिक्रूट ऑफिसर्स फॉर द वेरियस सेंट्रल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, इन सभी के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट रखता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या समझा, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी किस तरह का संस्था है, यूपीएससी क्या एग्जाम हमारे साथ कंडक्ट कराती है। सेकेंड स्टेप, यूपीएससी सिविल सेवा का पैटर्न समझिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप जब दुश्मन से लड़ते हैं तो वो चक्रव्यूह उसने अपनी सेना को कैसे लगाया, ये समझना बड़ा जरूरी है। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं तैयारी करने जा रहा हूं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, मुझे यूपीएससी में जाना है, तो हम जनरली क्या बात बोलते हैं, सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो आईएएस के किस स्टेज पे मैं हूं और किस स्टेज के योग्य मैं हूं, यह जानना बहुत ही अलग होता है। आप दूसरों का देखा देखी कर लेते हैं, सर वो 1 साल में आईएएस बन जाएंगे क्या, इस तरह की बात करते हैं कि नहीं करते, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं कौन हूं, एग्जाम मुझे देना है, एग्जाम मेरे लिए है, मेरा स्टेज क्या है। तो इसमें स्टेज जो होता है वो 3 स्टेज होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, अब प्रीलिम्स लोग कहते हैं आईएएस बनना है, प्रीलिम्स का स्टेज बिल्कुल अलग होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ है। प्रीलिम्स का स्टेज बेसिकली हमारा जो है वो एक तरह से छानने का स्टेज है कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है या जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है उनको ये निकालकर बाहर कर देता है, राइट। जो ये छानने का, ये क्या होता है, एक छन्नी का जो है स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे बच्चे, जैसे फॉर्म निकल रहा है यूपीएससी का, तो आप फॉर्म भरना आज से शुरू कर देंगे, तो अभी क्या होगा, इसमें ढेर सारे बच्चे, 13 लाख के आसपास उम्मीद है कि इस साल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसमें से काफी बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे पहुंचेंगे, उसमें से केवल कुछ हजार बच्चे, 12 से 14 हजार बच्चे, वो जो है वो एग्जाम में मेंस के लिए जाएंगे। तो आखिर इस एग्जाम का नेचर क्या है, इसको कैसे मुझे तैयार करना है। आप अगर सोच रहे हो कि आईएएस केवल एक स्टेज है, नहीं, ये 3 स्टेजेस और तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। प्री का जो स्टेज होता है, मैंने पहले बताया, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी का स्टेज होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, और ये देखा जाता है कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई के दौरान आपने रीजनिंग करके पढ़ी है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि प्रीलिम्स का एग्जाम रीजनिंग का एग्जाम है, रीजनिंग मतलब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ये नेचर बिल्कुल अलग होता है। यहां 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ढेर सारे हैं, राइट, आप देखेंगे तो कई बार बच्चों को लगता है प्रीलिम्स क्या होता होगा यार, कैसे होता होगा। तो इसी के लिए हमने एक शुरू किया है, बहुत सिंपल सा, 99 रुपए का बैच, जीएस का, सीसैट का। 99 एक ऐसी रकम है जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप गए और आपने जाकर उस बैच में ज्वाइन किया और आपको यह पता चला 100+ लेक्चर्स हैं और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे कि भाई, जैसे मैं अभी गया रांची, एक छोटी सी बात कहता हूं, तो बहुत आदिवासी बच्चे भी वहां आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा 99 का बैच ले रखा, बच्चियां थी, उन्होंने पहली बार आईएएस की। मैंने पूछा, अच्छा बच्चों आपने क्या सीखा, उन्होंने बताया सर आपने मौर्य काल पढ़ाया, आपने जो है बुद्ध पढ़ाया, आपने जैन धर्म पढ़ाया। तो मैंने कहा इससे पहले कभी पढ़ा, बोला नहीं सर, इसके पहले हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या बातें हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो 99 रुपए के बैच में आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई कि क्या क्या टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे क्या प्रशासन यहां का होता है, इकोनॉमी कैसी है, भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत का भूगोल कैसा है। अगर आप अभी तक इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हो। 99 रुपीज कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। दूसरा स्टेज होता है यूपीएससी मेंस। अब मेंस क्या होता है, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट जो छांटे गए हैं प्री से, जिनका फंडामेंटल क्लियर है, वो मेंस में बुलाए जाते हैं। अब मेंस बेसिकली एक जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति का एग्जाम है कि जो आप किसी सब्जेक्ट पर जानते हैं या कई सब्जेक्ट को आप जोड़ने की क्षमता रखते हैं, उसको आपको राइटिंग में बताना है। यानी ये बेसिकली आपकी पूरी पर्सनालिटी का मिरर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, 1750 मार्क्स का स्टेज होता है। 9 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज का भी पेपर शामिल है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आयाम तय करता है। तो ये एक्चुअली में बहुत टफेस्ट जो फेज होता है, जहां पर जो सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो अगले स्टेज पे जाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बारीकी से इसको देखा जाता है और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेज को कैसे क्लियर किया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जहां आपकी पर्सनालिटी होती है, 275 मार्क्स, आप बोर्ड के सामने जाकर बैठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, आप जो उत्तरदायित्व मुझे देना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं दबाव में जो है वो जवाब दे सकता हूं, मैं पॉलिटिकल प्रेशर डील कर सकता हूं, मैं माफिया को भी डील कर सकता हूं, मैं गरीब आदमी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता हूं। आप वो बताने की वहां कोशिश करते हैं।
जब ये 3 स्टेज आप क्रॉस करते हैं तब जाकर आपको आपकी रैंकिंग मिलती है, आपकी पोस्ट मिलती है। और सबसे मजेदार बात है कि हर स्टेज एक एलिमिनेटिंग स्टेज है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो अगली बार अगर आप यहां फेल कर गए तो अगली बार आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, आपको फिर से कहां शुरू करना पड़ेगा, प्रीलिम से। यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा टफेस्ट पॉइंट है कि हर बार आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको तैयारी करनी है, बहुत ध्यान से, राइट, बहुत ध्यान से आपको तैयारी करनी है। और यह स्टेज आपके लिए सबसे जरूरी है। फिर से कहूंगा, अगर जो लोग समझना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं हमारे 99 के बैच में, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। एक और हम चीज समझते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5999 में पूरा ये जो प्रीलिम्स कम मेंस का बैच है विद इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये आपको अगले 1000 बच्चों के लिए फिर से हम ओपन करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने ओपन किया था, बच्चे जुड़ गए, लेकिन कई बच्चों ने कहा सर मेरी सैलरी नहीं आई है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हमें कुछ टाइम चाहिए। हम फिर से 5 फरवरी को, ध्यान रखिएगा 5 फरवरी को, लिख लीजिए इसको डेट, हम फिर से जो है वो बच्चों के लिए एडमिशन इस बार 2000 बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज से वो अपना फंड जमा कर लें। कई लोगों ने कहा सर मेरी सैलरी 4 तारीख को आएगी, किसी ने कहा मेरी सैलरी 5 तारीख को आएगी। वो लोग एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्र 5999 में कितना, जो पूरा प्रीलिम्स कम मेंस आईएएस फाउंडेशन, 600+ आवर लेक्चर इसमें होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, 7 से ज्यादा टीचर होंगे। और जो बच्चे पिछली बार रह गए थे, जिनकी सैलरी नहीं आई थी या कुछ प्रॉब्लम थी, वो उसमें दोबारा जुड़ सकते हैं। तो आप लोग इसके साथ भी चले जाएंगे। और 5999 में इसके बाद मैं इस फीस को बढ़ा दूंगा, राइट। तो कितने तारीख को, 5 फरवरी को, याद रखिएगा 5 फरवरी को ये सेल ओपन हो रही है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। जिनको 2025 देना है, 2024 देना है, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। और आप जानते हैं देश का सबसे सस्ता एग्जाम है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको चाहें तो आप लिख लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और मैं कहता हूं इसके बिना यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, सभी बच्चों को जानना चाहिए। और वो होता है जो सिलेबस है उसका पैटर्न को समझना। नो एंड अंडरस्टैंड द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया www.ojangedu.com, आप चाहें और इस पर जाकर डाउनलोड कर लें, या आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर मैंने ये जो है वो पीडीएफ दे रखा है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, आप डाउनलोड कर लें ऐप। और वहां पर मेरी क्लासेस यहां शुरू हो चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जो भी सिलेबस है उसको आप क्रैक करें। एक होता है सिलेबस पढ़ना, एक होता है सिलेबस के अंदर छुपी हुई बातों को समझना। आप जोशी मठ के बारे में एग्जाम्पल, आज आप देखिए नैनीताल के बारे में एग्जाम्पल आया कि नैनीताल में एक जो है जाने माने वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, वहां का जो एक रूसी गांव है वहां पर एक तरीका निकला है ताकि वहां भूस्खलन को रोका जा सके। अब मुझे तुम बताओ, इस न्यूज को तुम किस पेपर के लिए यूज करोगे, कहां इसको यूज करोगे, जीएस पेपर 1 में यूज करोगे या जीएस पेपर 3 में यूज करोगे। तो आपको खबरों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में ले रहा हूं, जिसमें जीएस पेपर 1 अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर आकर मैं उसको समझाना शुरू करूंगा, राइट। तो आप इसके साथ क्या करिए, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ जाइए। जिसको सिलेबस नहीं आता है यूपीएससी में, आगे उसके लिए कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। आप जा सकते हैं, मेरी पुरानी सिलेबस एनालिसिस की क्लास भी आप देख सकते हैं ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, या अभी जो मैंने नया शुरू किया है आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए लेट्स शुरू करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, दैट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिगिनर है और आप मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अपना टारगेट आप लेके चलिए कि मुझे एनसीईआरटी करना ही करना है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सबसे यूनिवर्सल जो कंटेंट होता है वो कौन सा होता है, एनसीईआरटी होता है, सबसे यूनिवर्सल कंटेंट होता है। तो आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी किताबें बातचीत करती हुई किताबें। एनसीईआरटी किताबों से कई लोग कहते हैं सर इससे मेरा प्री निकल जाएगा, ये कोई बात नहीं करनी है। सवाल है कि तुम्हें सब्जेक्ट की समझ कितनी है। प्री क्या है, प्री समझ का एग्जाम है। प्री में कहता है कि वो 4 ऑप्शन उसने दे दिए, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। आपको समझ बनाना होगा कि जो मेरा स्टेटमेंट, मेरा क्वेश्चन है, उसके नियर अबाउट सबसे ज्यादा कौन एप्रोप्रिएट सही है या कौन सा गलत है। तो मुझे इसको समझने के लिए सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। और सब्जेक्ट डेवलप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एनसीईआरटी। पहली बात,
सभी किताबों के कंपैरिजन में इसकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। अगर आप देखेंगे 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें कार्टून बने होते हैं, बातचीत की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा लगता है कि किताब हमसे बात कर रही है, हमें समझा रही है। और यूपीएससी का जो करिकुलम है उसके ये बहुत करीब है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तुम्हें आगे चलकर बहुत मदद देगा जब आपको इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट करनी पड़ेगी, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। ये वहां पे सबसे ज्यादा सेगमेंट देगा, राइट। दूसरी बात, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, सीधे। मतलब आप देखोगे, अगर आप उसको थॉरली पढ़ते हो, बीटीएल फॉर्म में पढ़ते हो, यानी बिटवीन द लाइन मेथड में पढ़ते हो, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फर्दर स्टडी, मेंस में आंसर राइटिंग करना है, मुझे न्यूज़पेपर की डेप्थ में जाना है, मुझे इंटरव्यू में बोलना है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है वो हमें कौन देता है? एनसीईआरटी देता है। तो एनसीईआरटी के बहुत फायदे हैं। पहली बात, बहुत आसान भाषा में। मैंने कभी इससे पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट हूं या मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, तो मुझे ये क्या होता है, जो एलियन सब्जेक्ट है उससे मुझे परिचित करा देता है, मुझे बताता है कि सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ, मुझे ज्योग्राफी के बारे में बताता है कि देखो सबसे पहले पृथ्वी क्या है, यहां से शुरुआत करता है वो, फिर देखो पृथ्वी पे वातावरण कैसा है, पृथ्वी पर पर्वत कैसे बने, फिर वो हमें पहुंचाता है और कहता है कि देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे हिमालय बना, कैसे हमारी पूरी दुनिया में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी यही क्यों होते हैं। तो वो हमें क्या करता है, वो हमारी सब्जेक्ट की नॉलेज को इनहैंस करता है। फिर सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारी रटने की प्रवृत्ति हटाता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं कई इस बार बच्चों से सेमिनार में मिलता रहता हूं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, खासतौर पे रीजनल सेंटर का, जो हमारा जो रीजनल स्टेट्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैंने बच्चों से इस बार एक सर्वे कराया, सेमिनार में बच्चे थे और मुझे सुन रहे होंगे तो मुझे बताएंगे। तो मैंने पूछा, ये बताओ कितने लोगों ने, जैसे आज ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया मेरा, मैंने कहा किसने पहले दिन पढ़ना शुरू किया? किसी ने कहा नहीं। मैंने पूछा कब पढ़ना शुरू करते हो, मुझे बताना अगर मैं सही कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में। बोला सर वो जब एग्जाम की डेट आ जाती है या सेमेस्टर की जब डेट आ जाती है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपका कंपटीशन देश के सबसे टॉप ब्रेन से है, और आपकी आदत क्या पड़ी हुई है कि एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हम पढ़ना शुरू करें। हाँ या ना मुझे बताना। ऐसा होता है कि अरे यार डेट्स आ रही हैं, अब यार एग्जाम है, टेस्ट है, अब पढ़ेंगे? हमेशा नहीं पढ़ना है। तो उस नेचर के साथ जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने आते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो आदतें पड़ चुकी होती हैं। यार यार अभी क्या है, अभी 2023 में प्री देना है, 24 में देना है, अभी आने तो दो 24, अभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो वो चीज क्या होती है, वो हमें बर्बाद कर देती है, क्योंकि कंपटीशन में एक एक घंटा, एक एक मिनट काउंट होता है। आप सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। सो एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट है, जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बेस्ट सोर्स है। और एनसीईआरटी का बैच इस बार मैंने लगभग हाफ फीस में रखा है। 6,500 हमारी फीस थी, 3,999 में हमने इसको शुरू किया है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे एडवांस एनसीईआरटी बैच 2023 के बैच में, वो इसका हिस्सा बन जाएं। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाएं या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और ये बैच जो शुरू होने जा रहा है वो इसके साथ वो जुड़ सकते हैं। तो इस बार के बच्चों को लगभग 50% हमें वहां पर हम उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और सभी अंडर ग्रेजुएट इसको ध्यान से लिखें। करंट अफेयर्स पर ध्यान देना शुरू कर दें। यानी आप जो है स्टार्ट फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि रोजमर्रा की चीजों में क्या चीज चल रही है। जैसे आज, कितने लोग मुझे बताएंगे आज की हेडलाइन क्या है? कितने लोग मुझे जल्दी से सब लोग बताएं, आज की हेडलाइन क्या है हमारी? कितने लोग अभी तक पेपर पढ़ चुके हैं? 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। कितने लोग बता सकते हैं कि आज क्या है? आज क्या बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है हमारी? चलिए बताइए। देखो किसी ने कहा अडानी ग्रुप नीचे जा रहा है। यह है फर्क, क्योंकि आपको उससे मतलब उसका पैसा कितना डूब गया, मजा आ रहा है उसमें। असली खबर है इकोनॉमिक सर्वे, यानी भारत की आर्थिक प्रगति। कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, आज बजट चल रहा है,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज बजट के बारे में नहीं है, न्यूज सर्वे के बारे में। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर राजकोषीय घाटा हमने कितना कम किया, हमारी ग्रोथ 7.1 रहने का अनुमान है। तो हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा। बजट तो प्रस्तुत किया जाएगा, वो कल के पेपर में आएगा, वो कल के पेपर में आएगा। आज के पेपर में इकोनॉमिक सर्वे है। तो अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं जनाब, तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स लोग कहते हैं कि सर क्या फैक्ट रट के याद हो जाएगा? नहीं, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? जागरूकता। क्या है ये? अवेयरनेस। करंट अफेयर्स कहते किसको हैं? इसके लिए ना मैगजीन ना न्यूज़पेपर, दिस इज द टेंडेंसी, दिस इज द बिहेवियर। एक ऑफिसर बहुत जागरूक होता है, तुम्हें पता है, इंटेलिजेंस उसके पास होता है, कहां कॉम्युनल राइट्स होने के चांसेस हैं, कहां पर उपद्रव होने के चांसेस हैं, कहां लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत हो सकती है, कहां कोई बात चल रही है, कहां सरकार के खिलाफ बात चल रही है। तुम्हें पता है ये लोग इतने जागरूक होते हैं, इनके पास सारी चीजें आ जाती हैं। ये बिहेवियर है, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, मैं बार बार कहता हूं। तो व्यक्तित्व के अंदर जागरूकता होती है, आपके कान, आंख, दिमाग खुला होना चाहिए, कहां क्या हो रहा है। सो करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट कहां क्या हो रहा है। अगर आज आधे से ज्यादा क्लास को यह पता ही नहीं है कि आज की हेडलाइंस क्या थी, दिन के 1 बज रहे, तो ये इतनी शर्म वाली बात है। आप 10 साल तैयारी कर लो, नहीं होने वाला कुछ आपका, क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आप कह रहे हैं सर आईएएस बनना चाहता हूं, रास्ता आपको बिल्कुल नहीं पता है। और यह व्यवहार की बात है, आज से आपको जागरूकता लानी होगी, प्रश्न पूछने होंगे कहां क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में हमेशा तैयार हूं। अगर नहीं तो आज से लिख लीजिए कि आज से 10 साल बाद भी अगर हम मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूपीएससी जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया था उसको समझो। वो कहता है कि ऑफिसर्स बहुत अवेयर होते हैं, छोटी से छोटी बात की जानकारी उनके पास होती है। तो ये चीज अगर आपके बिहेवियर में नहीं है, ये यूपीएससी जैसी संस्था आपको अंदर आने ही नहीं देगी। आप एक नहीं 10 किताबों को सर पे रख के सो जाइए, कोई बात नहीं है, ये आपको अंदर आने ही नहीं देगी। और आप ये लिख के रख लीजिए आज डायरी में कि 10 साल बाद भी मिलेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, जब तक कि आप इन आदतों को जो मैं आज आपको स्टेप बता रहा हूं उनको अपने बिहेवियर में नहीं लेकर आते हो। तो क्लियर है? तो जागरूक रहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कहां क्या हो रहा है। आपको यही नहीं पता कि आज की अखबार की हेडलाइन क्या है, तो क्या खाक आप सिलेक्शन लेंगे? ये अपने अंदर लेकर आइए। अगर आप कहेंगे, अगर आज आप मुझे बताएंगे, तो मैं मात्र 199 रुपए में हिंदू की क्लासेस, बहुत बेहतरीन टीचर हैं उनकी, मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर दूंगा, मात्र 199 रुपए में। हिंदू अगर आप खरीदते हैं तो महीने की कीमत कितनी होती है? 400 रुपए का हिंदू आता है। पढ़ने की बात नहीं हो रही है, खाली दाल रख के खाने की बात हो रही है कि उसमें रात में दाल खा जाते हैं। हिंदू पढ़ा ही नहीं जाता, एक्सप्रेस पढ़ा ही नहीं जाता है। अगर आप कहेंगे सर मैं चाहे हिंदी का हूं चाहे इंग्लिश का हूं, मुझे कोई हिंदू पढ़ा दे, और 400 अगर मैं खुद खरीदता हूं तो 400 रुपए का आता है, हां या ना? और इस पर मेरे कोई क्वेश्चन करा दे, मेरे एडिटोरियल मुझे पढ़ा दे, और वो भी कितने में? 199 में। बोलो पढ़ना चाहोगे? ओजांग फिर से चैलेंज लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बिना इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू द मिंट के पढ़े आप कभी भी अच्छा आंसर ना कर पाओगे, ना क्वेश्चन इसको पूरा कर पाओगे, हां या ना? पूरा साइंस एंड टेक, पूरा जीएस पेपर 2 डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आता है, डायरेक्टली। शुरू कर दूं? है हिम्मत? 400 रुपए का न्यूज़पेपर 199 में पढ़ा के क्वेश्चन करा के खत्म, खत्म मामला, विद नोट्स वोट्स सब। जाओ कर दूं? एक टीचर बैठेगा रोज 1 घंटा बैठ के तुम्हें पढ़ाएगा, और मात्र कितने में? 199 में, राइट? मात्र 199 में कर दें कि 1 घंटा, चाहे कुछ भी हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट है। अब मुझे कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखना है, प्री का क्वेश्चन कैसे होगा, ये सब कुछ कितने में ले आऊं? मात्र 199 महीना, मात्र 199 रुपए महीना। 1 महीने का हिंदू कितने का? 400 का। और फीस कितनी हम रख रहे हैं? 199। पढ़ोगे? पूरे महीने भर टीचर आराम से बैठ के पढ़ाएगा, मंडे टू सैटरडे।
चलो भैया हिंदू खोलो और एक एक चीज पढ़ाएगा, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पूरा न्यूज़पेपर तुम्हारा तैयार। और न्यूज़पेपर जिसने तैयार कर लिया 50% जंग उसकी ऐसे ही वो जीत ले गया। हां या ना? चले, चलिए तो जल्दी से फॉर्म भर दो, जल्दी से फॉर्म भर दो, बता दो या कॉल कर दो कि हाँ वो इसमें मुझे एंट्री दे दो, मुझे इसमें एंट्री दे दो। चलिए छठा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से मुझे बताओ कितने लोग ये काम करते हैं। बार बार बोलता रहता हूं, आंसर राइटिंग के मेरे 2-2 बैच हो चुके हैं, ठीक है, उस पर डिस्काउंट भी कर दिया। ग्रेजुएशन से ही आंसर राइटिंग शुरू कर दें, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन। और जो आंसर राइटिंग नहीं करता है उसके लिए आगे मेंस निकालना लगभग असंभव है। आंसर राइटिंग के कई फायदे होते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी बात, आप एक आंसर राइटिंग जो होता है वो स्किल होती है। ये स्किल किसे कहते हैं? जब किसी काम को हम बार बार करते हैं तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया रे मैं आराम से लिख लूंगा, कभी नहीं लिख पाओगे। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या चीज सिखाई थी प्रोडक्टिविटी बूस्टर में? एक मेरा बैच था प्रोडक्टिविटी बूस्टर की, एक दिन में अपनी इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं। मैंने आपको बताया था 3 चाय 3 आंसर। कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? मैजिकल मेथड बताया था, 3 चाय 3 आंसर। एक चाय पीने में 8 से 10 मिनट का समय है, चाय पीते पीते आंसर लिखना है। कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग? जल्दी बताएं। काजल ने लिखा यस सर मैं करती हूं, वंडरफुल। जयोति ने लिखा कि हाँ सर हम करते हैं, वंडरफुल। और कितने लोग हैं? 3 चाय 3 आंसर। कितने लोग इस मैजिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं और उसको डेली एंट्री कर रहे हैं? मुझे बच्चे भेजते हैं कि सर आज मैंने लिखा 3 कप चाय 3 आंसर। कितने लोग हैं? राइट, याद रखिएगा, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए अगर आप मेंस करना चाहते हैं। और अगर नहीं तो भी बता सकते हैं कि सर इसके लिए भी हमारे लिए कोई इंतजाम करिए। सबसे बड़ी बात है 7 मिनट में आपको 150 से 200 वर्ड लिखने होते हैं, यह प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिसको भी मेमोरी की प्रॉब्लम है, सर याद नहीं होता है, सर ध्यान नहीं लगता है, सर दिमाग भटकता है, जिनको ये समस्याएं हैं अगर है तो मुझे बताइए, उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब आंसर राइटिंग। आपका दिमाग भटक रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक आप पेपर उठाइए और आंसर लिख दीजिए। कुछ भी एक क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। आचार्य चाणक्य के विषय में पंक्तियां लिखिए, आप लिख डालिए, आप देखेंगे एक आंसर लिखते लिखते आपका दिमाग फोकस हो जाएगा। रिवीजन नहीं कर पाते हैं, आंसर लिख दीजिए। आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड है रिवीजन करने का, मेमोरी बढ़ाने का। तो सारे के सारे लोग इस पर जो है वो काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सारे टॉपर्स ने मुझे बोला है कि सर आंसर राइटिंग के सिवा और कोई तरीका नहीं है। सारे टॉपर इसको फॉलो करते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये हैबिट होनी चाहिए। कौन सी? एक तो सिलेबस की समझ, दूसरा न्यूज़पेपर आपके पास हमेशा होना चाहिए, और तीसरा आंसर राइटिंग। ये 3 कॉमन है, मतलब ये सभी टॉपर्स में ये कॉमन है। ये 3 स्टेप उन्होंने फॉलो किया ही किया। हो सकता है कोई शेखर बंदोपाध्याय पढ़ता हो, कोई विपिन चंद्रा पढ़ता हो, किताबें अलग हो सकती हैं, लेकिन ये 3 स्टेप उनके फिक्स हैं। किसी भी टॉपर से आप पूछ लो, वो ये 3 स्टेप वो करेगा ही करेगा। 7 स्टेप, अपने डेली रूटीन को प्लान करिए। कितने लोग सुबह उठ के प्लान करते हैं कि आज मुझे ये चीज करनी है? टाइम टेबल नहीं कि एक बार बना के दीवार पे चिपका दिया। रात में सोने से पहले अगले दिन मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे कितने टास्क पूरे होंगे, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो कितने पेजेस पढ़ूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा तो कितने आंसर राइटिंग करूंगा, रिवीजन करूंगा तो कितने सब्जेक्ट रिवीजन करूंगा। स्पेसिफिकली कितने लोग ये लोग लिखते हैं? कितने लोग लिखते हैं मुझे बताएं? कितने लोग लिखते हैं मुझे बताएं कि कितने लोग डेली अपना रूटीन की जो है वो प्लानिंग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज ये कर लीजिए, और स्पेसिफिक प्लानिंग होगी। एक लोग लिखा कि मैं 6 से 8 हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं, 6 से 8 मैं आज 20 पेज हिस्ट्री पढ़ूंगा, और ये पहले से ही तय करके रख लेंगे। आज मैं 5 आंसर लिखूंगा, आज मैं 5 आंसर ज्योग्राफी के लिखूंगा। कितने लोग इस तरह से करते हैं? अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, याद रखिएगा। सो 7 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना डेली रूटीन बनाएं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच भी मेरे साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, 8th स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल चुन लें प्लीज। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट टेक्स 2 इयर्स, यानी 2 सेट एग्जाम इसमें देने होते हैं, 2 बार पढ़ना होता है। अपना वैकल्पिक विषय चुन लें। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो
तभी आप माइंडसेट बना लें कि अपना वैकल्पिक विषय क्या होगा। इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, अन्य टीचर के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं अगर आपको डेमो चाहिए तो ज्योग्राफी की क्लासेस मेरी और पीवी सर की है वैकल्पिक, हिंदी साहित्य है हमारे यहाँ, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आप इन टीचर्स की क्लास ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, पीएसआईआर है, आप इन टीचर्स की डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और देख सकते हैं टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जोड़ सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑप्शनल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 9th स्टेप, सभी अध्ययन सामग्री को अपने पास रखें। यूपीएससी बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो आपके बुक्स हैं वो आप पढ़ें और इसके साथ साथ लगातार जो मेरे चैनल पे बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ने का तरीका क्या है, ये मैंने वीडियो बना रखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओजांग जो आईएएस विद ओजांग सर चैनल पे जाकर आप ये चीजें देख सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, वो चीजें आपको पूरी हो जाएंगी। अपनी जो आपकी मटेरियल है, सेलेक्टेड मटेरियल रखिए, गट्ठर बना के नहीं रखना है, सेलेक्टेड मटेरियल रखिए और उतना ही आप पढ़िए। क्लियर है दोस्तों? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पीसीएस देना चाहते हैं वो 199 में आप पीसीएस के प्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हुई है, जो मैपिंग गुरु है पीवी सर, उन्होंने 99 रुपीज में मैपिंग की क्लास शुरू की है। कितने लोग मैपिंग के बारे में जानते हैं, मैपिंग क्या होती है? राइट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे आज के न्यूज़पेपर में कोई खबर आई कि नैनीताल में भूस्खलन की घटना बढ़ रही है या जोशी मठ दबने की वजह से जो बद्रीनाथ जाने का रास्ता है या आगे तीर्थ स्थान जाने का रास्ता है वो बंद हो सकता है। अब अगर मैं तुमसे उसकी लोकेशन पूछूं, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताइए कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और आप उसको अगर नहीं बता पा रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो ये कहां हो रहा है, आपको इसके बारे में कितना पता है? तो ये चीजें क्या होती है, मैपिंग का मतलब होता है कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसको विजुअलाइज कितना कर सकूं। कई बार कई बच्चों के लिए मैपिंग बहुत मुश्किल होती है और आपको पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में, ऑप्शनल के एग्जाम में मैपिंग का बहुत महत्व होता है। मैपिंग की क्लास शुरू की है मात्र 99 रुपए में पीवी सर ने, ओनली 99 रुपीज। और ये सभी बच्चों को इसके साथ जोड़ना चाहिए और सभी बच्चों को इसके साथ लगकर जो है वो अपनी तैयारी को करना चाहिए। मात्र 99 रुपए में मैपिंग की क्लास आप ले सकते हैं। जैसे अभी ये बच्चे ने लिखा कि पीवी सर की मैपिंग की क्लास ले रहे हैं, कैसी चल रही है क्लास? यू कैन बी द पार्ट ऑफ। तो मैपिंग आपके न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मदद करेगा। मान लीजिए अगर आपको अभी बात हो रही है कि भाई जो है रशिया बॉर्डर से ये चीज एक्सपेंड हो, तो वो एक्चुअली लोकेशन क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज किसे कहते हैं, हिंद महासागर, मान लीजिए अभी भारत जो है वो क्या नाम है, इंडो पैसिफिक सेगमेंट में एंटर कर गया, तो इंडो पैसिफिक का रीजन क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि एक्चुअली कौन सा रीजन इंडो पैसिफिक में आता है, यानी हिंद प्रशांत में आता है। तो ये चीजें जो हैं वो एशिया पैसिफिक में कौन कौन से रीजन आते हैं, हमें ये चीज नहीं, हम खाली पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। ये चीजें विजुअलाइज करना बहुत जबरदस्त होता है। सभी बच्चों ने कहा कि ऑसम क्लास होती है। जो लोग अभी इसके साथ नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं, पीवी सर के साथ, मैपिंग गुरु, बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल नोट्स होते हैं इनके, ठीक है। ये सब ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये नंबर रख लें, अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750711100। टेक्निकल नंबर हमने यहां पर एक बना दिया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ये नंबर्स आपके पास होने चाहिए। आप यहां पर क्रॉस करके अपनी जो है वो जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी की क्लास नहीं चल रही है, कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत आ रही है, जैसे मैं अपनी क्लास फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप यहां पर कॉल कर लीजिए, वो आपकी समस्याओं को सॉल्यूशन वहां पर दे देंगे। और शुरू हो जाइए, 27 तारीख से एक बहुत बड़ा बैच आने जा रहा है और वो हमारा बैच है, फिर से जो लोग छूट गए 5999 में, मात्र जो है वो इस बैच में, जो आईएएस के बैच में, प्री कम मेंस बैच में छूट गए हैं, वो आ सकते हैं। 5 फरवरी को हम ये जबरदस्त सेल लेकर आ रहे हैं। जिनकी सैलरी नहीं आई थी, कई बच्चों के पास पैसे नहीं थे, वो दोबारा ये मौका है मात्र 2000 स्टूडेंट के लिए। बी द पार्ट ऑफ दिस, इसका हिस्सा बन जाएं और यहां से इसको शुरू करें ओजांग आईएएस एकेडमी के साथ, प्री कम मेंस के बैच में। बी द पार्ट ऑफ दिस, और या फॉर्म भर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि हाँ हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, पूरा जीरो से हीरो के बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं। राइट। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगी, 1 ईयर का कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये 27 फरवरी से ये बैच शुरू हो जाएगा। राइट। हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आज जो स्टेप्स बताए वो आप फॉलो करेंगे और आप इसके साथ अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे। और जज्बा बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, तभी हम जो है वो सक्सेस हो पाएंगे।
तो इस बैच के साथ दोबारा ये आपके लिए मौका आया है, दोबारा आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। फॉर्म भर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। मैपिंग की क्लास भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। थैंक यू सो मच।